हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है 26 सितंबर 2020 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को चैनल दिख रहा होगा, ये चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल नहीं मिलता है कोई बात नहीं, चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर क्लिक करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो आते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 के ऊपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। ठीक है, आज हमारे पास कुछ खास इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए हैं। आज सैटरडे पे ओपेड पेज का जो ऑडिटोरियल का अपोजिट पेज होता है वहाँ पे भी कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है। तो फिलहाल आज का हमारा जो डिस्कशन है वो शॉर्ट रहने वाला है। तो इसके बारे में बात करें, अ सूथिंग वॉइस फॉल्स साइलेंट। अभी आपको पता है एक हमारे लेजेंडरी पर्सनालिटी कौन, SP सुब्रमण्यम जी। ठीक है, एक SP सुब्रमण्यम जी जो कि सिंगर थे, गायक थे, अभी इनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो उसी वजह से ये न्यूज़ में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने जो गाने गाए हैं वो 40,000 से भी ज़्यादा इन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं और 16 लैंग्वेजेस में, 16 भाषाओं में गाने गाए हैं। याद रखना, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, इन सभी भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में। ये दो तीन चीज़ें आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ईडी। ठीक है, अभी ईडी बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपके लिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज इस न्यूज़पेपर में से निकाल रखे हैं। तो आपको सभी को उन क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन हो गया ईडी। सभी लोग डेली, बहुत सारे लोग कमेंट करके अपने आंसर्स बताते हैं, जो कि डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चर में, वो सभी लोग आंसर बताते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो गाइज ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहले सभी क्वेश्चन सुन लेना लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद एक साथ आप कमेंट कर देना सभी के आंसर। ठीक है, इससे आपकी यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो सारी स्ट्रांग होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं। जैसे कि हमारा ईडी हो गया, CBI हो गया, NIA हो गया, इन सारी बॉडी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, या फिर इनसे रिलेटेड इनका हेडक्वार्टर्स क्या है, या फिर ये जो बॉडी है क्या सर्व करती हैं, क्या पर्पज़ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन बॉडी से रिलेटेड, तभी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाता रहता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का ईडी। ठीक है, आपको क्या बताना है? ईडी की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ बतानी है ईडी कब एस्टेब्लिश हुआ, एंड थर्ड चीज़ बतानी है ईडी का पर्पस, ईडी का एम क्या है, क्या काम करती है ये हमारी बॉडी। चलो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये खैर अब जो है रोज़ाना आ रहा है आर्टिकल। ये किस चीज़ के ऊपर है? फार्मर से रिलेटेड जो बिल्स पास करे गए, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर रखा है इन बिल्स के बारे में। और यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, आपने परसों का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा होगा, वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखा है। और जो नोट्स हैं इस पूरे की रिगार्डिंग, इस पूरे आर्टिकल के रिगार्डिंग की कौन कौन से हमारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल्स हैं, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारे अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, डिजिटल नोट्स, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। ठीक है, जो डेली व्यूअर है उन्हें पता होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर वही है कि उस बिल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा, पंजाब में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 पे हमारे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं हम लोग सीधे सीधे अपने एडिटोरियल पे। एडिटोरियल से पहले दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ईडी के बाद आपको बताना है NCB। यहाँ पे फुल फॉर्म मत देखना बिल्कुल भी, NCB के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ईडी बताना है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हो गया NCB। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताओगे। NCB के बारे में आप इसकी फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म के बाद क्या पर्पज़ है। ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है वो भी बताओ, क्योंकि ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये बॉडी। तो आपके लिए दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दो क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अपने 6th पेज पे। एडिटोरियल, एडिटोरियल होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सभी को पता है। एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये दिख रहा होगा, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ऑन दी बैक बर्नर। यानी कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है? जो पार्लियामेंट है वो अपना सही से रोल प्ले नहीं कर पा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसके हाथ से ही निकलता जा रहा है। सरकार जो है ये चीज़ भूलती जा रही है कि पार्लियामेंट का मेन रोल क्या है। अब एग्जैक्टली किस चीज़ को लेकर ये बात करी गई है राइटर के द्वारा? ठीक है, ये राइटर के द्वारा क्या बात करी गई है एग्जैक्टली कि
अभी आपको पता है लेबर लॉज को पास करा गया, ठीक है, 3 लेबर लॉज को पास करा गया। आपको याद भी होंगे, मैंने आपको तीनों लेबर लॉज के बारे में पढ़ाया है। जो हमारा एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, दूसरा हमारा सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कोड एंड दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉ है, तीसरा हमारा जो है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये सारे लॉज को पास करा गया। मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो उसी को लेकर आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भाई जब ये लॉज को लेकर आए तो लॉज को पास करने से पहले इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करा गया। तो प्राइमरी रोल की बात मेनली क्या करी जा रही है कि डिस्कशन करना चाहिए था इन लॉज को पास करने से पहले। तो उसी को लेकर पार्लियामेंट के बारे में बात करी गई है। और ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। इस आर्टिकल में बकवास लिखी है बहुत सारी। आप पढ़ोगे, आप खुद देखोगे, कहोगे यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस उठाओ, कहोगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट फिलहाल तब भी हम लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से डिस्कस करना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। या आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो। और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। आज ये इतना बड़ा टॉपिक मैं आपको इजी मेथड में बिल्कुल समझाने वाला हूँ, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये आर्टिकल लेबर लॉस के बारे में, ये वो जो लेबर लॉस पास करे गए 3 हमारे, उसके रिगार्डिंग बात करी जा रही है कि उससे पहले डिस्कशन करने चाहिए था, डिबेट करनी चाहिए थी। ये डिबेट वगैरह कुछ करी नहीं गई और ऐसे ही यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ये वाला आर्टिकल है जो हमारा आज का लास्ट एडिटोरियल है। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सरकार के पास जो है टैक्स वगैरह आता है, पैसा वगैरह आता है, तो वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कलेक्ट होता है। फिर यहाँ से पैसा कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, सारी जगह पर लगाया जाता है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ सॉरी, स्पेंड कैसे करा जाता है, तो सरकार ने कितना स्पेंड या कितना स्पेंड नहीं किया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारी कैग की रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। कि अभी आपको पता है कैग ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल का। सबसे पहले आते हैं हम लोग एडिटोरियल अपने फर्स्ट के ऊपर, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ऑन द बैक बर्नर। वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है कि जो पार्लियामेंट को लेकर बात करी गई कि पार्लियामेंट को अगर कोई लॉज वगैरह पास कर रहा है तो उससे पहले डिबेट हो, डिस्कशन हो, ये हल्के फुल्के में ही काम करा जा रहा है। और ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ से यहाँ पे जो पार्लियामेंट का प्राइमरी रोल है, प्राइमरी रोल क्या है पार्लियामेंट का, आपको ही पता है। जो पार्लियामेंट है इसका मेन प्राइमरी रोल क्या होता है, बैठक होती है सब लोगों की, एक यहाँ पे पार्टी बैठेगी जो हमारी फेवर पार्टी चल रही है और एक अपोजिशन पार्टी, दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, खूब धड़ाधड़ लड़ाइयाँ होती हैं। तो डिस्कशन डिबेट तो कुछ हो ही नहीं रहा अगर लॉज वगैरह पास कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर डिस्कशन डिबेट होगा तो उससे और चीज़ें जो है उभर कर आएंगी, और खामियां उभर के आएंगी, और सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, तो चीज़ें अच्छी तरीके से आगे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, है ना। चलो फिर आर्टिकल में यही सारी चीज़ें, आप उन्हें जो है आर्टिकल को स्किप कर सकते हो, बट मैं जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या है, इंडिया, आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट चलती है, इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था, ठीक है। जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, जब आज़ाद हुआ था, तो कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम अप्लाई किया था, वो गवर्नमेंट सिस्टम अप्लाई किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और अब ये क्यों किया था, अगर मतलब कि कौन सा अप्लाई किया, कौन सा चूज़ करा, दो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया था। और 2 गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम और उसके बाद एक होता है हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस वगैरह में जैसे होता है, आपको पता होगा, सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है, वो सारी चीज़ें देखता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कौन कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसी टॉपिक से, कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कौन से मॉडल से लिया गया है, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप के, बहुत सारी वेराइटीज़ के होते हैं, लेकिन इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेटली इंडिया ने अडॉप्ट किया वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये आपसे पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं, पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे तो यूपीएससी ने मेंस में वेस्टमिंस्टर मॉडल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और एक बार नहीं, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो तभी मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से आपको क्या इंपॉर्टेंट मिलने वाला है ये आप देखो, ठीक है। आपको क्या इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो, आपको वो ट्राई करना है। तो यूपीएससी वेस्टमिंस्टर मॉडल के बारे में काफ़ी बार पूछ चुका है। तो फिर जो आपको पता लगाना, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट किया, वो कहाँ से अडॉप्ट किया, कौन से मॉडल से अडॉप्ट किया, वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल, ठीक है। अब ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या मेन पार्ट्स हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल में? सबसे पहले आता है बाइकैमरलिज्म।
बाइकैमरलिज्म मतलब कि दो हाउस होते हैं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स लोअर, और फिर उसके बाद लोअर हाउस आता है हमारा लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, है ना, जो कि हम लोग के यहाँ भी है। उसके बाद सेकंड जो आता है हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दूसरा मेन पार्ट है वेस्टमिंस्टर मॉडल का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द सेंस कैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आंसरेबल रहती है, ठीक है, आंसरेबल गवर्नमेंट रहती है, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया की, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इंडिया में, शैल बी आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ये सिस्टम होता है, ये हमने अप्लाई किया। उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। उसके बाद जो थर्ड मेन पार्ट है हमारा वेस्टमिंस्टर मॉडल का, वो है कैबिनेट, ठीक है, हमारे यहाँ कैबिनेट भी है। जो रियल पावर है वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ होती है, आपको पता होगा, यानी कि जो हमारी बीच में कैबिनेट हो गई, बाद में जो बाकी सारे मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं। तो ये सिस्टम हम लोग भी अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने ये सब सिस्टम कहाँ से लिया, ये आपको पता है, बाहर से हमने अडॉप्ट करा है, ठीक है। और उसके बाद दो टाइप के सिस्टम होता है, मैंने आपको बता दिया, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंशियल में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि हमारा यूएस में, अमेरिका में है, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट का रोल चलता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर पे आओगे, तो यहाँ पर आपको जो है रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे। रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट। अगर इन दोनों के बिना एक का भी वर्क नहीं चल सकता, ठीक है। अगर देखो क्या होता है हमारे यहाँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे इस चीज़ के ऊपर, तब तक वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ रिलेशन होता है। लेकिन अगर यूएस में जाएं तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी चलाएगा, और प्रेसिडेंट की अपनी एक एक आप कह सकते हो सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिकल 75 में लिखी हुई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ना। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि अगर यहाँ पर रिजाइन करना होगा तो सारा का सारा पूरा का पूरा यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करेगा। उसके बाद हमारे यहाँ मेजोरिटी रूल होता है, सिंपल है, यानी कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार आएगी। जैसे कि जिसका मतलब है आपको 273 प्लस वोट चाहिए होते हैं लोकसभा में, अगर आपको रूलिंग पार्टी बनना है तो। ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है लक्ष्मीकांत की, तो ये इतना लंबा टॉपिक मैंने आपको ज़रा सी देर में समझा दिया, ठीक है। जब लॉन्च करूँगा लक्ष्मीकांत की वीडियोज़ तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अब बस आपको यही सारी चीज़ें आपको जाननी है इसके बारे में, तो आप जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा। मैं एक बार और सजेस्ट करूंगा इस आर्टिकल के बारे में, आप लक्ष्मीकांत पे ज़रूर जाएं, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, सीरियस एस्पिरेंट है, तो आपके पास लक्ष्मीकांत ज़रूर होगी, लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है कि जो हमारे द्वारा कोड पास करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये आप कह सकते हो लेबर लॉस पास करेगा। लेबर लॉस कौन कौन से? एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये सारे मैंने आपको डिटेल में समझाया इन लॉस के बारे में कि जो हमारे लेबर हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उन्हें कैसे काम करवाना है, किसी को अपने बियॉन्ड द लिमिट काम नहीं कराना है, तो उसके लिए सारे लॉस वगैरह पास करेगा। लेकिन अब आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि भाई लॉस को पास करने से पहले डिस्कशन करना चाहिए था, लॉस को पास करने से पहले डिबेट करनी चाहिए थी, तो वो सारे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ये आर्टिकल बस इतना ही है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी ये आर्टिकल डिस्कस किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला, ठीक है, ये वाला, तो आप इसमें से यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। मैंने यहाँ पर भी टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखी हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि पार्लियामेंट क्या है, और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 में इस गवर्नमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। पार्लियामेंट कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करता है, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे कि कोई भी हमारे पॉलिटिकल नेता वगैरह होगा है उसका क्या बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी इसके कंसर्न्स क्या सॉल्यूशंस है, ये मैंने सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये आर्टिकल एक्चुअली है किस चीज़ के बारे में? अभी अपने कैग ने, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इसने अपनी रिपोर्ट को जारी किया, ठीक है। अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्वाइटली रिटेन ओवर 40% ऑफ ऑल सेस कलेक्शन इन 2018 एंड 2019। 2018 और 19 की बात हो रही है। ये क्या बात हो रही है कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ये एक जो बॉडी होती है, इसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने चुपचाप
40% सारा का सारा जो टैक्स टैक्स वगैरह आया था, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो सारा इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो चुपचाप क्या करा मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने 2018 और 19 में, कि जो 40% है पूरा का पूरा सेस कलेक्शन वो इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि अच्छी तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करा गया, ठीक है। पैसे का इस्तेमाल क्या करा गया, आप कह सकते हो कि जो 1.64 लाख करोड़ रुपीज़ है, सिर्फ इतना, मतलब कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, जो हमारा CFI हो गया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, इसके अंदर जो टैक्स कलेक्शन कितना हुआ था, 2.75 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। 2.75 लाख करोड़ रुपीज़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था। लेकिन जो है इस्तेमाल कितना करा गया, 1.64 लाख, यानी कि लोग जनता के लिए लगाना जो चाहिए था पैसा वो इतना ही लगाना चाहिए था, लेकिन लगाया कितना गया, 1.64 लाख, बाकी पैसा जो है इसके अंदर ही रह गया। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अब आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। अब ये जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 में आता है। आज सारे के सारे आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड हैं, ये चीज़ मैंने अभी देखी। लेबर लॉज भी पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, पार्लियामेंट भी पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, और ये वाला लास्ट आर्टिकल भी आज पॉलिटी से। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 आज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर आर्टिकल 266 फर्स्ट, ठीक है। 266(1) के अंदर यहाँ पर आता है हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जितना भी रेवेन्यूज़ होता है, जितनी भी इनकम जनरेट होती है सरकार के द्वारा, जैसे कि टैक्सेस के थ्रू इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, और कुछ भी रिसीव जो कि सरकार रिसीव करती है, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हो गए जो कि बिना टैक्स के, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, और ये सब अगर सरकार को इकट्ठा करती है, वो सब कहाँ पे आते हैं, वो सब जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद क्या होता है, जो भी लोन्स वगैरह जो सरकार वगैरह लेती है, ऑल लेन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल्स, और फॉर्म ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और क्या क्या चीज़ें, एक्सटर्नल डेब्ट, यानी कि जितना लोन्स वगैरह भी लिया जाता है वो सब भी किसके अंदर ही आता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब आप ये कह सकते हो कि जो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, CFI है, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एक तो सबका सब हम जो टैक्स वगैरह पे करते हैं, जो कि सरकार की इनकम जनरेट होती है, वो सब जो है हमारा CFI के अंडर में आता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप क्या कह सकते हो, जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो भी हमारी सरकार पैसा खर्च करती है ये चीज़ें बनवाने में, यहाँ डेवलपमेंट के लिए, यहाँ विकास के लिए, वो सब पैसा कहाँ से खर्च करा जाता है, CFI से हमारा खर्च करा जाता है। अब क्या होता है कि जो कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, अपनी जो रिपोर्ट वगैरह जारी करता है, और ये जो फंड है इसको ऑडिट करता है कि चेक करता है सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है, कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव करा है, कहाँ कहाँ से पैसा जो है एक्सपेंड करा है, ठीक है, स्पेंड करा है। उसके बाद जांच करी जाती है कि यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो है इस सब के बारे में रिपोर्ट जारी करी जाती है, जैसे कि अभी हुआ। और अभी बताया गया कि जो 2018 और 19 में क्या करा गया कि पैसा जितना रेवेन्यू कलेक्शंस जितना आया था उससे बहुत कम जो है हमने स्पेंड किया, खर्चा किया सरकार ने, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बन जाती है, वो है कैग, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया क्या है, हमारी एक अथॉरिटी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 148वें अनुच्छेद में यहाँ पर हमारे ये कैग के बारे में बताया गया है। कैग का काम है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको देखना कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है और वो कहाँ कहाँ सरकार पैसा खर्च कर रही है, इन सब की जांच करना किसका काम है, कैग का, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का काम है। और कैग के अभी यहाँ पर जो देखोगे, ये जो हमारे फॉर्मर कैग हैं, राजीव महर्षि जो है ये हमारे 13 कैग थे, और आज के टाइम पे हमारे 14 कैग हैं। वो कौन है, GC मुर्मू, ठीक है। GC मुर्मू हमारे 14 कैग हैं। वो पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। अब कैग की अपॉइंटमेंट की बात करें कि कैग को बनाया कैसे जाता है, कि कोई जैसे अभी GC मुर्मू कोई कह लो कि GC मुर्मू कैग बने कैसे, कैसे बनता है कोई कैग, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि भाई हाँ ये सही है, इसको बनाना चाहिए, फिर कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह करी जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेके और यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं और अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है किसी भी पर्सन को एज अ कैग। ओके, अब जो ये कैग है इसको हटाया भी जा सकता है अपने पद से, ठीक है, क्योंकि अगर कोई उसका मिसबिहेवियर होगा, अगर वो किसी तरीके का मिसबिहेव करेगा तो उसको हटाया भी जा सकता है, या फिर वो खुद भी रिजाइन कर सकता है। ओके, उसके बाद जो कैग का टाइम देख लो, टाइम पीरियड है उसका एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, 65 साल तक यहाँ पे जो है कैग अपने लिए जो है सर्व करता है कंट्री को, तो ये भी याद रखना। चलो फिर
ठीक है, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हुआ और एडिटोरियल्स हमने कंप्लीट कर लिया। इस एडिटोरियल को नहीं देखेंगे, ये अफगानिस्तान तालिबान के बारे में काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ लिया, ये फ़िलहाल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो जो है इसको अभी के लिए हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको जो है कुछ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो मैं समझा दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा आता है सैटरडे पे ओपेड पेज नहीं आता है, यहाँ पे आता है ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिलहाल तो वो डिस्प्यूट को लेकर चल रहा है जो फार्मर्स बिल को पास करा गया है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन तो मैंने बना दिए थे। ठीक है, ईडी बना दिया एक क्वेश्चन बना दिया एनसीबी, एंड थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके लिए एनआईए। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन बनता है सीबीआई। आपके लिए आज 4 क्वेश्चन है और चारों इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, ईडी, एनसीबी, एनआईए एंड सीबीआई। चारों के बारे में आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और इससे आपके जो बेसिक्स क्लियर होंगे। ये मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बार, बहुत बार आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ चुकी हैं, आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, और रोज़ाना कमेंट भी आते हैं, रोज़ाना लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो लोग भी। तो सभी लोग जो है कमेंट करने की कोशिश करा करें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 10 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 10 पे क्या है, 223 करोड़ अपग्रेड फॉर 56 MI7 इज अनटेनेबल सेज कैग। मैंने जैसे बताया था कैग ने अपनी रिपोर्ट जारी करी हुई है, तो सभी चीज़ के ऊपर काम करा हुआ है, सभी चीज़ को देखभाल करी हुई है कि गवर्नमेंट ने कहाँ पैसा खर्च किया है, गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा रिसीव करा है। तो फिर से एक बात क्या बोली गई, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च करा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये 2002 में हुआ, किस चीज़ को लेकर, MI17 हेलीकॉप्टर्स को लेने की बात करी गई थी। फिलहाल जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं अभी भी फेस आउट नहीं हुए थे, तो अब फेस आउट कब करने जाएंगे, 2024 में ये फेस आउट करे जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी हमने कवर किया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12 के ऊपर। पेज नंबर 12 पे आपको एक आर्टिकल दिखेगा, ये इसमें क्या बोला जा रहा है, जो क्वाड है। अब आपसे एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्वाड में कितनी कंट्रीज़ हैं। चलो इतना ही बता देता हूँ मैं, क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं। वो 4 कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, आप लोग उनके नेम बता सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब क्या है, क्वाड के बीच में डिस्कशन हुआ कि जो इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नेम मत देखना, ये कंट्रीज़ के नेम मत देखना, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर सबकी मीटिंग हुई, कब, फ्राइडे में। और ये सब देखा गया कि इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे हम लोग इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ 5G टेक्नोलॉजी को लेकर कैसे काम कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करा गया इन कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 14 पे आते हैं। पेज नंबर 14 किसी काम का नहीं है हमारा। पेज नंबर 15 वर्ल्ड पेज आता है। देखो, वर्ल्ड पेज पे जब न्यूज़ इंपॉर्टेंट आएगी तो हम कवर करेंगे। अभी फिलहाल जो है अपने ही वर्ल्ड में अपनी अपने कंट्री की न्यूज़ है, तो इसे हम लोग अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को करना है कि आप लोग इंडिया के कंपैरिजन में इन कंट्रीज़ को जाकर देख लो। जैसे इंडिया के कंपैरिजन में आज पेरिस जाकर देखो, मैप में निहारो कि इंडिया के कंपैरिजन में पेरिस कहाँ पर है, और दूसरी कंट्रीज ज़रूर देखना मैप में कि इंडिया के कंपैरिजन में लीबिया कहाँ पर है। ठीक है, इससे आपकी मैपिंग भी जो है वो स्ट्रेंथन होती रहेगी। और एट द लास्ट हमारे पास एक और आर्टिकल आता है बिजनेस पेज पे, वो आता है ये IRDAI ने लिस्ट करा LIC GIC न्यू इंडिया एज अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। यानी कि बोला IRDAI ने लिस्ट कर दिया, लिस्ट में डाला किस चीज़ को, LIC GIC ये सब को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सब चीज़ें बोली। फिलहाल आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जो चीज़ें जान सकते हो वो IRDAI एक लौता टॉपिक है इस आर्टिकल में जिसके बारे में आप चीज़ें जान सकते हो और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये जो IRDAI है इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको पता होगा जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसे हम एक्ट के थ्रू लाते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो आर्टिकल में मेंशन होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो आर्टिकल में मेंशन होती है, और जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो हम एक्ट के थ्रू लाते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये किस एक्ट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई, लाई गई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इस एक्ट के थ्रू लाई गई, इसको याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन सकती है। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना वेयर इट मूव फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अभी दिल्ली से कहाँ पे चला गया, ये हैदराबाद तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलो, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी हेडक्वार्टर को लेकर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। पहले कहाँ था, ये दिल्ली पे था। ठीक है, उसके बाद जो IRDAI इसके अंदर 10 मेंबर की बॉडी होती है। ठीक है, चेयरमैन होता है, 5 जो है वो फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, इन सबको याद रखना।
और उसके बाद अब इस बॉडी का काम क्या है? काम है जितने भी हमारे इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी हमारी जो बीमा वाली इंडस्ट्रीज़ और इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सबको प्रमोट करने का काम है। उन सबको जो आप कह सकते हो, उन सबको जो प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ IRDAI करता है ये काम। चलिए, कंप्लीट करा हमने आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को। और गाइज यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है ना, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रहा हो। इस टॉपिक में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत पालना। इस वाले एडिटोरियल में ये मैंने आपको बताया है किस चीज़ के बारे में, पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब आपके लक्ष्मीकांत बुक में मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं पॉलिटी में, ठीक है। तो इसके बीच में बिल्कुल कन्फ्यूजन मत पालना। आज का होता है हमारा एनालिसिस यहीं पे ख़त्म। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके पास डेली बेसिस पे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।